न्यू लाइफ हालात में आपका स्वागत है बाबू। आइए, नहीं तीसरा चैप्टर में हो, मानव नेत्र है न, वायुमंडलीय अपवर्तन है न, और क्या था, वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन देखिए, ये आपका चैप्टर चल रहा था बाबू है न। आज इसका चौथा क्लास होगा है न, क्लास 10th का पार्ट 4 है बाबू। आज ये है न, पार्ट 4 है। पिछले क्लास में पढ़ाए थे वायुमंडलीय अपवर्तन, ये ख़त्म किए थे है न। आज ये स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि ये क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। कोशिश में तो ये रहेंगे है न। चलिए आइए, लिखेगा वर्ण विक्षेपन, हेडिंग डालेगा वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन हेडिंग डालेगा वर्ण विक्षेपन। देखिए वर्ण विक्षेपन क्या है बाबू, देखिए ये देखिए हम बताए थे फ्रिज में पढ़ाए ना, फ्रिज में पढ़ाए थे। ये देखिए मान लेते हैं कि हम बोले थे कि इसी तरह का हम फ्रिज में लेके, जब किसी प्रकाश को किसी फ्रिज में से क्या करते हैं, गुजारते हैं, तो ये है प्रकाश की किरण। ये क्या है, प्रकाश की किरण। प्रकाश की किरण। अब देखिए प्रकाश की किरण कौन सा माध्यम में है, ये माध्यम है, हवा से जा रहा है ना, तो हवा विरल है और इसको मान लेते हैं क्या है, सघन है। हम बताए थे कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर क्या होगा, अभिलंब की ओर मुड़ेगा। ये तो हम बता चुके हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा ये अभिलंब है, तो इसको कायदे अनुसार जाना चाहिए तो ऐसे सीधा जाएगा, कायदे अनुसार जाना चाहिए तो ऐसे जाएगा, सीधा जाएगा। कायदे से जाएगा तो क्या होगा, ये सीधा जाएगा। लेकिन विरल से कहाँ जा रहा है, सघन की ओर। विरल से सघन जा रहा है तो अभिलंब की ओर क्या होगा, हल्का सा। तो यहाँ से ये इसे मुड़ गया, मोड़ा, यहाँ से क्या होगा, ये मुड़ेगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, मुड़ेगा। अब ये प्रकाश की किरण है। जब प्रकाश की किरण किसी फ्रिज में को क्या होता है, गुजरता है या निकलता है, तो अब ये प्रकाश को कितने रंगों में बांट देता है, 7 रंगों में बांटता है। कितने रंगों में बांटता है, 7 रंगों में बांटता है बाबू। ये कितने रंगों में बांटता है, और यही बंटने की क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपन। आए समझ में। जब प्रकाश की किरण या जब श्वेत प्रकाश किसी फ्रिज से गुजारा जाता है, तो ये फ्रिज में प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में विभक्त कर देती है। इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण। इसको पारिए और डिफिनेशन लिखिए। चलिए जल्दी जना, फट लिखेगा है न। जब प्रकाश की किरण को किसी फ्रिज में से गुजारा जाता है, जब प्रकाश की किरण को किसी फ्रिज में से गुजारा जाता है, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को, जब प्रकाश की किरण को किसी फ्रिज में से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। अब देखिए, अब ये 7 रंगों में क्या हो गया बाबू, इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन कहते हैं। तो देखिए ये हो गया, इसको मिटा देते हैं, ये तो हो गया ना। देखिए इस घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण को किसी फिल्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त होती है और 7 रंगों में विभक्त होती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपन। अब देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपन हो गया और ये
ये चारों रंग जिस पर्दे पर प्राप्त होता है, ये चारों रंग जिस पर्दे पर प्राप्त होता है उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम। उसको क्या कहते हैं? ये पर्दा है बाबू, है ना, इसको हम पर्दा माने तो इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम या इसको बोलते हैं वर्णपट, है ना, वर्णपट। इसको क्या बोलते हैं? वर्णपट। तो देखिए अब ये बताए कि सबसे ऊपर का रंग कौन सा होता है? लाल। सबसे ऊपर का रंग क्या होता है? लाल। सबसे नीचे का रंग क्या होता है? बैगनी। क्या होता है? बैगनी। अब बीच का रंग क्या होता है? जैसे बीच का रंग क्या होता है? हरा। बीच में क्या होता है? हरा। तो ये क्वेश्चन है आपका कि वन विक्षेपण में सबसे ऊपर का रंग कौन सा होता है? लाल। सबसे नीचे का रंग कौन सा होता है? बैगनी। अब बीच का रंग कितना होता है? हरा। अब यहाँ पर और क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे ज़्यादा तरंग, अच्छा अब यहाँ पर ये देखिए, आप 10 पर चढ़ते हैं तो सिंगल पड़ता है ना, स्टेशन पर होता है तो सिंगल होता है ना, तो सिंगल में कौन सा रंग का उपयोग किया जाता है? बल्ब लाल रंग का। काहे किया जाता है? उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, वो बहुत दूरी से ही पता चल जाता है, दिखाई दे देता है हमको। तो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। अब बैगनी का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। तो लिखते चलिएगा पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलिएगा। इसको नोट कीजिए जल्दी से ना, फर्द बर 1 सेकेंड में, है ना। देखिएगा, लिखिएगा सबसे ज़्यादा, देखिएगा सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है। सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का होता है। सबसे कम तरंग दैर्घ्य, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है बाबू? बैगनी का होता है। ठीक है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। सबसे अधिक विचलित रंग, है ना, सबसे ज़्यादा विचलित रंग, सबसे ज़्यादा विचलित रंग, विचलित होता है ना, विचलित रंग बाबू क्या होता है? तो बैगनी होता है। सबसे कम विचलित रंग बाबू, विचलित रंग कौन सा होता है? सबसे कम विचलित रंग कौन सा होता है? तो लाल होता है। बीच का सबसे ऊपर का रंग कौन होता है बाबू? लाल होता है। सबसे नीचे का रंग कौन होता है बाबू? सबसे नीचे का रंग कौन सा होता है? बैगनी होता है। बीच का रंग कौन सा होता है बाबू? बीच का रंग हरा होता है। बीच का रंग कौन सी होता है? हरा होता है। हो गया? देखिए, अच्छा इसको आप लिखते भी है, बैजानी आह पिनाला है, लिखते हैं बैजानी आह पिनाला, लिखते हैं ना, ये लिखते हैं बैजानी आह पिनाला। देखिए बैजानी आह पिनाला, बैजानी 7 रंग में बढ़ता है ना। ये श्वेत प्रकाश को कितने रंगों में बढ़ता है? 7 रंगों में। कौन? फ्रिज में। कौन बढ़ रहा है? फ्रिज में। तो ये 7 रंग है क्या? तो बैजानी आह पिनाला, बैजानी आह पिनाला। ब से बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी, और ल से लाल। बैजानी या पिनाला, है ना, बैजानी या पिनाला। न से नारंगी, ठीक तो है।
नीला, ना नीचे नीला, ठीक है। बैजानी ना, बैजानी पी ना ला, है ना। नीचे देखिए, सबसे ज़्यादा तंग है लाल का, सबसे कम तंग है बैगनी का, अब बीच का रंग हरा, सबसे विचलित रंग, सबसे ज़्यादा विचलित रंग बैगनी, सबसे ज़्यादा विचलित, सबसे कम विचलित रंग लाल, है ना। सबसे ऊपर का रंग कौन? लाल। सबसे नीचे का रंग बैगनी, है ना। ये था वर्ण विक्षेपण, है ना। अब यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, VVI पॉइंट है बाबू, VVI पॉइंट है। यहाँ से हर एक साल कम से कम 3 से 4 नंबर का इससे खाली आ जाएगा, है ना। कभी पूछेगा वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो जब श्वेत प्रकाश को किसी फिल्म से गुजारा जाता है तो ये 4 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब पूछेगा कि स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं, तो स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं बाबू? वर्ण विक्षेपण के बाद ना, इन 7 रंगों को जिस पर्दे पर प्राप्त किया जाता है उस पर्दे को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्णपट कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं या? अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है? बैगनी का। सबसे कम विचलित रंग कौन सा होता है? लाल। सबसे ज़्यादा विचलित रंग कौन सा होता है? बैगनी। ऊपर का रंग कौन सा होता है? लाल। नीचे का रंग कौन सा होता है? बैगनी। बीच का रंग कौन सा होता है? सब तो पढ़ा दिए, है ना। अब लिखिएगा स्पेक्ट्रम, हेडिंग डालेगा स्पेक्ट्रम, हेडिंग डालेगा स्पेक्ट्रम, हेडिंग डालेगा स्पेक्ट्रम, लिखेगा जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, लिखेगा जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ना। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इन सातों रंगों को जिस पर्दे पे प्राप्त किया जाता है उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब किसी श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो इन 7 रंगों को जिस पर्दे पे प्राप्त किया जाता है, इन 7 रंगों को जिस पर्दे पे प्राप्त किया जाता है उसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं, है ना। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त होती है। इन 7 रंगों को जिस पर्दे पे प्राप्त किया जाता है, इन 7 रंगों को जिस पर्दे पे प्राप्त किया जाता है उसे वर्णपट कहते हैं। हो गया। चलिए फिगर मिटाएं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है। क्या क्वेश्चन पूछता है? क्वेश्चन आपका आता है कि श्वेत रंगों को 7 रंगों में विभक्त, यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं कैसे, है ना। क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध करें कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं कैसे। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है ना। तो मिटाते हैं बाबू। हो गया था ना। चलिए आते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछता है कि सिद्ध करें कि, क्वेश्चन पूछता है बाबू आपका, सिद्ध करें, लिखिएगा सिद्ध करें कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं कैसे, है ना, कैसे। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, 7 रंग होते हैं कैसे। तो अब क्या कीजिएगा भाई, क्या कीजिएगा? देखिए हम एक क्या लेते हैं, एक सीधा प्रिज्म ले लेते हैं, एक सीधा प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म चाहिए। या आप देखे होंगे, आप मूवी में देखते होंगे, मूवी में कि एक गोटी खेलता है, उसमें गोटी ऐसे कर देता है और उसको घुमा देता है
और उसमें कई एक तरह के रंग रहता है, 5-6 तरह के रहता है ना, 5-7 तरह के। अब गोटी जब घूमता है तो एकदम दिखता है, उजला दिखता है ना, है दिखता है। और जब स्थिर होता है तो जो रंग पर गोटी जाए, जिस पर आप बाजे लगाए हैं वो आप जीतिएगा। तो उस पर देखते हैं कि पहले दिखता है कई एक प्रकार का दिखता है रंग, लेकिन जब घूमता है तो कई प्रकार का दिखता है, केवल एक प्रकार का उजला दिखता है। केवल क्या दिखता है? उजला। तो यहाँ भी वही है। देखिए एक श्वेत प्रकाश है, एक प्रकाश को हमने क्या किया? गुजारा। ये अभिलंब की ओर मान लेते हैं मुड़ गया, और ये है कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। ये कौन सा माध्यम है? और ये कौन सा माध्यम है? सघन माध्यम। ये है सघन माध्यम, है ना बाबू। अब सघन से कहाँ जाएगा? विरल में जाएगा। तो सघन से विरल में जाएगा तो अब अभिलंब से दूर होगा, मान लेते हैं। अब ये कितने रंगों में बढ़ जाएगा? ठीक है, 7 रंगों में। इस 7 रंगों में क्या हो गया? फट गया। अब इस 7 रंग को एक फिर उल्टे फ्रिज में से, सीधा फ्रिज में था, एक उल्टा फ्रिज में ले लेते हैं। ये उल्टा फ्रिज में से हम क्या करते हैं? इसको गुजार देते हैं। क्या करते हैं? एक उल्टा फ्रिज से गुजारते हैं। तो ये फिर क्या होगा? ये 7 रंग का क्या होगा? फिर इस तरीके से अपवर्तन होगा, और ये 4 रंग कितने प्रकाश में बन के निकल जाएगा? एक प्रकाश में। तो इधर से श्वेत भी निकला और इधर से भी क्या निकलेगा? मतलब जब हम श्वेत प्रकाश को किसी फिल्म से गुजारते हैं तो ये 7 रंगों में विभक्त होती है। फिर एक उल्टा फ्रिज में लेकर के फिर इसको इस 7 रंगों को एक फिर से उल्टा फिर से गुजारते हैं तो ये 7 रंग कितने रंगों में बदल जाता है? एक रंग में बदल जाता है। इससे यह साबित होता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते। चलिए लिखिएगा, श्वेत प्रकाश को एक फ्रिज में से गुजारा जाता है। श्वेत प्रकाश को एक फ्रिज में से गुजारा जाता है। श्वेत प्रकाश को एक फ्रिज में से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। श्वेत प्रकाश को एक फ्रिज में से गुजारा जाता है, ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है ना। श्वेत प्रकाश को एक फ्रिज से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इन 7 रंगों को जब एक उल्टे फ्रिज में से गुजारते हैं, जब श्वेत प्रकाश को एक फ्रिज में से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इन 7 रंगों को जब एक उल्टे फ्रिज में से गुजारा जाता है, इन 7 रंगों को जब एक उल्टे फ्रिज में से गुजारा जाता है, इन्हें उल्टे फ्रिज से गुजारा जाता है तो वे फिर से इकट्ठे होकर श्वेत प्रकाश में बदल जाते हैं। श्वेत प्रकाश को एक फ्रिज में से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इन 7 रंगों को जब एक उल्टे फ्रिज में से गुजारा जाता है, तो वे फिर से इकट्ठे होकर एक श्वेत प्रकाश में बदल जाता है। इकट्ठे होकर श्वेत प्रकाश में बदल जाता है। इससे यह प्रमाणित होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों की बनी होती है। इससे प्रमाणित होता है कि श्वेत प्रकाश 7 रंगों से बनी होती है। लिखे, सब श्वेत प्रकाश को किसी फिल्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इन 7 रंगों को एक उल्टे फिल्म से गुजारा जाता है तो इन 7 रंग श्वेत प्रकाश में बदल जाता है ना। इससे ये साबित होता है कि इससे साबित होता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। हो गया। इससे प्रमाणित होता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। फिगर पढ़ लीजिए, है ना। चलिए लिखे, श्वेत प्रकाश को एक फिल्म से गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इन 7 रंगों को जब एक उल्टे फ्रिज से गुजारा जाता है तो वे फिर से इकट्ठे होकर श्वेत प्रकाश में बदल जाते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। अब आइए, अब आगे बढ़ते हैं। हो गया फिगर। चलिए देखिए, घर पर मेहनत कीजिएगा, नहीं मेहनत कीजिएगा तो फिर काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, घर पर मेहनत करना जिम्मेदारी आपकी है ना। मेहनत कीजिए चकाचक एकदम।
आइए अगला हेडिंग डालेगा कुल आंतरिक परावर्तन, है नहीं, अगला हेडिंग डालेगा, हो गया इधर। आइए कुल आंतरिक परावर्तन, कुल आंतरिक परावर्तन, कुल आंतरिक परावर्तन। कुल आंतरिक परावर्तन मतलब पूरे रूप से माने पार ना हो, एकदम जैसे देखिए मान लेते हैं ये सतह है और ये लंब है, ध्यान से देखना है, ये कोई सतह है बाबू। कुल आंतरिक परावर्तन मतलब पार नहीं हो, नीचे टकरा का जाए, परावर्तन हो जाए। परावर्तन समझ रहे हैं ना, जिस माध्यम से आ रही है उसी माध्यम में क्या होना चाहिए, है ना। तो देखिए हम लेते हैं प्रकाश की किरण, तो प्रकाश की किरण का परावर्तन होता है परावर्तन। तो कुल आंतरिक परावर्तन क्या होता है, मतलब एक भी कण इसके बाहर नहीं जाए, तो पूर्ण रूप से क्या हो जाए, आंतरिक परावर्तन हो जाए, पूर्ण रूप से क्या हो जाए, आंतरिक परावर्तन हो जाए। जैसे लिए देखिए इसको इधर लिए और इधर लेंगे और परावर्तन होगा, और लिए और ये 90 डिग्री पर आ गया, कितना डिग्री पर आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक के जो कोण बनेगा उसको बोलते हैं क्रांतिक कोण। उसको कौन कौन बोलते हैं, क्रांतिक कोण। और क्रांतिक कोण का मान कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। कितना डिग्री होता है, तो देखिए अब और ये भी पूर्ण कुल आंतरिक परिवर्तन नहीं हुआ, अब होगा, अब 90 डिग्री के बाद जो परिवर्तन होगा, और ऊपर लीजिएगा और परिवर्तन, और ऊपर लीजिएगा और परिवर्तन होगा, परिवर्तन अब हो गया। ये देखिए कुल आंतरिक परिवर्तन, जिस माध्यम में आ रही है उसी माध्यम में किरण क्या हो रहा है, आ रहा है ना। तो यहाँ पर पूरे रूप से इसका क्या हो गया है, परावर्तन हो गया। क्या हो गया है, परावर्तन। तो ये परावर्तन जो होता है जिस माध्यम से जा रहा है उसी माध्यम में होता है, ये माध्यम चेंज नहीं होता है। जैसे ये सघन से जा रहा है तो सघन से सघन में ही आ रहा है, विरल से विरल में ही चला जाए तो वहाँ पर क्या होगा, उसको बोलेंगे कुल आंतरिक। ये माध्यम चेंज नहीं होता है, कुल आंतरिक परावर्तन में माध्यम चेंज नहीं होता है। माध्यम चेंज हो गया तो फिर परावर्तन कहाँ होगा, माध्यम चेंज कर गया ना। तो कुल मतलब पूर्ण रूप से क्या हो जाए, परावर्तन हो जाए, पूर्ण रूप से। कुल में क्या होता है, पूरा पूर्ण, एक भी गुण इधर, पूर्ण रूप से परावर्तन हो जाए तो उसको बोलेंगे कुल आंतरिक। लिखिएगा ये घटना हमेशा सघन से विरल में ही होता है, ये घटना हमेशा सघन से विरल में होता है, ये घटना हमेशा सघन से विरल में ही होता है। लिखिएगा क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण बाबू, लिखिएगा क्रांतिक कोण। ये भी कई एक बार पूछता, हालांकि पूछना नहीं चाहिए सब, इन्हें पूछ देता है कभी कभी। वह अपवर्तन कोण, लिखिएगा क्रांतिक कोण, वह अपवर्तन कोण जिसके लिए अपवर्तित किरण सतह के समानांतर हो जाता है। वह अपवर्तन कोण, वह अपवर्तन कोण, वह अपवर्तन कोण जिसके लिए अपवर्तित किरण सतह के समानांतर हो जाता है, जिसके लिए अपवर्तित किरण सतह के समानांतर हो जाता है, या वह अपवर्तन कोण जिसके लिए अपवर्तित किरण सतह के समानांतर हो जाता है, या अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। या अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। वह अपवर्तन कोण जिसके लिए अपवर्तित किरण सतह के समानांतर हो जाता है, अपवर्तित किरण सतह के समानांतर हो जाता है, या अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा क्रांतिक कोण का मान कितना डिग्री होता है, कितना डिग्री, 90 डिग्री हो जाता है। 90 डिग्री हो गया मतलब क्रांतिक कोण हो गया, है ना। चलिए आइए अब लिखेगा कुल आंतरिक परावर्तन। अब लिखिएगा इसका डिफिनीशन, कुल आंतरिक परावर्तन का डिफिनीशन लिखिएगा, है ना। लिखिएगा कुल आंतरिक परावर्तन,
है ना, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या कुल आंतरिक परिवर्तन लिखेगा। जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में चली जाए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए जिस माध्यम से वह आ रही थी, उसे कुल आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आए जिस माध्यम से वह आ रही थी, उसे कुल आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण किसी अपवर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वह आ रही थी, तो उसे कुल आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उसे कुल आंतरिक परावर्तन कहते हैं। हो गया। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर या अपवर्तक सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए जिस माध्यम से वह आ रही थी, तो उसे कुल आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, ये आप पढ़ लिए, इसमें कोई दिक्कत? आगे बढ़ें, चलिए। खनखन है ना, हम याद है ने, खनखन होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। डाउट की कहानी ख़त्म कर देते हैं, है ना। डाउट रह गया तो फिर फायदा क्या पढ़ाने, फिर छोड़ दीजिए। डाउट नहीं रहना चाहिए बाबू। अब अगला हेडिंग डालेगा इंद्रधनुष। इंद्रधनुष है ना बाबू, इंद्रधनुष। देखिए, इंद्रधनुष आप देखें बनते हुए, इंद्रधनुष बनते हुए देखे हैं? कहाँ पर बनता है? वर्षा के पड़ने के बाद बनता है। जब भी बनता है इंद्रधनुष तो कब बनता है? वर्षा के पड़ने के बाद। पहले नहीं बनता है कभी, नहीं बनता है पहले, कभी नहीं बनता है। वो बनता कैसे है? आप जिधर से सूर्य उगता है उसके विपरीत दिशा में नहीं बनता है। देखिए, तो वो क्या होता है, कैसे बनता है? मान लीजिए कि ये देखिए, मान लीजिए जाए कि माने क्या है, मान लिया जाए कि ये सूर्य है, ये क्या है? सूर्य है। सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। और कैसे बनता है? जब पानी पड़ता है बाबू, जब वर्षा होती है तो वर्षा की कुछ बूंदें वायुमंडल में क्या हो जाती है? अटक जाती है, पकड़ लेती है। कुछ बूंदें वर्षा में क्या होती है? वायुमंडल में अटक जाती है। मान लेते हैं कि ये वर्षा की बूंदें अटक गई, ऐसे नहीं गिरता है बूंद ऐसा ही गिरता है, और ये वायुमंडल में क्या हो गया है? अटक गया है। तो वायुमंडल में जब ये अटकता है तो यहाँ पर ये अपवर्तक सतह का काम करता है। किसका सतह का काम करता है? अपवर्तक सतह का काम करता है। अभी पढ़ाएं कुल आंतरिक परावर्तन। जब तक इसमें कुल आंतरिक परावर्तन नहीं होगा तब तक इंद्रधनुष, इसी के लिए हमको पढ़ाना पड़ा अभी कुल आंतरिक परिवर्तन। इंद्रधनुष को पढ़ाने के लिए डायरेक्ट इंद्रधनुष नहीं पढ़ा सकते थे, क्योंकि आपको कुल आंतरिक परिवर्तन का नॉलेज आपके पास नहीं था। तो वो नॉलेज अब हमने दे दिया है ना। तो क्या होता है, जैसे यहाँ से प्रकाश की किरण निकला बाबू, ये फ्रिज में जैसा व्यवहार करेगा, अब वर्तक सतह जैसा व्यवहार करेगा। अरे फ्रिज में है ना जी, तो ये क्या होगा? ये अभिलंब की ओर मुड़ेगा। जब ये फ्रिज जैसा व्यवहार करेगा, जब ये अपवर्तक सतह जैसा व्यवहार करेगा, फ्रिज जैसा व्यवहार करेगा, तो ये क्या होगा? टकरा के कुल आंतरिक परिवर्तन होगा प्रवर्तक। और यहाँ पर पृथ्वी है, अब पृथ्वी से हम यहाँ टुकुर टुकुर क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो देखिए, तो ये कितना डिग्री पर बनता है बाबू? ये 42 डिग्री पर। कितना डिग्री पर? 42 डिग्री पर। ना इससे कम पर बनेगा, ना इससे। इंद्रधनुष 42 डिग्री पर बनता है। कितना डिग्री पर बनता है? तो क्या होता है कि सूर्य के विपरीत दिशा में है ना बाबू,
और हम जिस तरफ खड़ा हैं हमारे पीठ के ऊपर सूर्य रहना चाहिए, हमारे पीठ के कहाँ रहना चाहिए, ऊपर, तभी इंद्रधनुष बनेगा। ऐसे इंद्रधनुष, तो जब ये तो फ्रिज का जैसा व्यवहार करेगा ना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी फिल्म से किसी फ्रिज में प्रवेश करती है तो क्या होती है फिल्म को, फ्रिज का काम है श्वेत प्रकाश को क्या करना, बांटना। फ्रिज का काम क्या कर रहा था अभी, अरे वन विक्षेपण में क्या कर रहा था, श्वेत प्रकाश को बांट रहा था ना। तो ये बांट रहा है, तो आओ ये जानते हैं कि ये मान लेते हैं इंद्रधनुष यहाँ पर बना है, मान लेते हैं कि ये बना है इंद्रधनुष, ये मान लीजिए कि इंद्रधनुष यहाँ पर बना है, और ये हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। चलिए आओ नीचे कर दी। अब क्या हुआ, तो इंद्रधनुष का काम है क्या करना, माने फिल्म का काम है इसको क्या करना, बांटना। तो यहाँ से श्वेत प्रकाश निकला और श्वेत प्रकाश फिल्म के अंदर प्रवेश किया, तो ये क्या करेगा, 7 प्रकाश में बांटेगा, 7 रंग में बांटेगा। और ये जो टकरा यहाँ ये जब ये वर्षा की बूंद में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, ये जब प्रकाश की किरण इधर पार कर जाएगा तब तो इंद्रधनुष बनबे नहीं करेगा, नहीं बन पाएगा, तब तो सीधा निकल जाएगा ना। तो ये सीधा ये जो वर्षा की बूंदें हैं, इससे प्रकाश की किरण बाहर नहीं निकलता है, पूर्ण रूप से क्या करता है, परावर्तन कर देता है, पूर्ण रूप से क्या कर देता है, परावर्तन। हाँ, इसी को तो कहते थे, जब पूर्ण रूप से परिवर्तन हो जाते इसी कहते थे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता तो कितना डिग्री पर हो रहा है, 42 डिग्री पर। कितना डिग्री पर, अब 42 डिग्री पर होगा तो ये यहाँ तो निकल के आएगा, 7 किरण आएगा ना। श्वेत प्रकाश को कितने भागों में बांट रहा है, 7 भागों में ना। तो 7 भागों में जो बढ़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। और ये इंद्रधनुष आप देखते होंगे कि जब भी पृथ्वी आसमान में बनता है तो आधा दिखाई देता है ना, आधा दिखाई देता है, बनता है पूरा लेकिन दिखाई देता है आधा। कहाँ बनता है, पृथ्वी के अंदर। आधा कहाँ बनता है, पृथ्वी के अंदर। इसलिए हमको जो इंद्रधनुष दिखाई देता है, कैसे दिखाई देता है, आधा दिखाई देता है, आधा दिखाई नहीं पड़ता है ना। और ये पूछेगा कि इंद्रधनुष कितना डिग्री पर बनता है बाबू, 42 डिग्री पर। कितना डिग्री बनता है, चलिए तो नोट कीजिएगा, लिखिएगा। वर्षा के बाद लिखिएगा, वर्षा के बाद जब सूर्य उगता है, वर्षा के बाद जब सूर्य उगता है तो वर्षा के बाद जब सूर्य उगता है तो वर्षा के बाद जब सूर्य उगता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में ऊपर देखने पर, वर्षा के बाद जब सूर्य उगता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में ऊपर देखने पर सूर्य के विपरीत दिशा में ऊपर देखने पर या सूर्य की तरफ अपने पीठ कर ऊपर देखने पर, वर्षा के बाद जब सूर्य उगता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में ऊपर देखने पर या सूर्य के विपरीत दिशा में ऊपर देखने पर या सूर्य के तरफ अपने पीठ कर, सूर्य के तरफ अपने पीठ कर, सूर्य के तरफ जिस ओर सूर्य रहेगा बाबू उस ओर अपना क्या कर देना है, पीठ। सूर्य के तरफ है ना, सूर्य के तरफ अपने पीठ कर ऊपर देखने पर आसमान में एक रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। आसमान में एक रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। आसमान में एक रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है। ऊपर देखने पर आसमान में एक रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है जो अर्धवृत्ताकार होता है, इसे ही इंद्रधनुष कहते हैं। 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 हो गया। वर्षा के बाद जब सूर्य उगता है तो सूर्य के विपरीत दिशा में ऊपर देखने पर या सूर्य की तरफ अपने पीठ कर ऊपर देखने पर आसमान में एक रंगीन पट्टी दिखाई पड़ती है जो अर्धवृत्ताकार होती है, इसे ही इंद्रधनुष कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। फिगर पारना है, फिगर पारिए जल्दी से ना, फर्दबर जितना जल्दी हो सके बैठना नहीं है। 1 सेकंड में फिगर पार के ख़त्म किया जाए। अब देखिए,
अब हम आगे एक चलते हैं बाबू। प्रकाश का प्रकीर्णन हम आपको प्रकाश का प्रवर्तन में ही पढ़ा दिए। जब सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करती है तो धूल या मिट्टी के कणों से टकराकर प्रकाश की किरणों के क्या करती है, बिखेर देती है। इसी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का। ये हम प्रकाश का प्रवर्तन में क्या कर चुके हैं, पढ़ाए हैं ना। तो यहाँ पर नहीं पढ़ाते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन वही है, वही चीज़ हम पहले वहाँ पर पढ़ा चुके हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन है पढ़ाए, प्रकाश का प्रवर्तन में तो पढ़ा चुके हैं। चलिए मिटाएं, हो गया, जल्दी कीजिए। प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ा चुके हैं। लिखिएगा कोलाइड, कोलाइड, किधर आइएगा, कोलाइड, कोलाइड है ना, कोलाइड लिखिएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन हम पढ़ा दिए हैं, चलते छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बार बार, एक ही अच्छी टॉपिक बार बार कितना पढ़ाएं, है ना। प्रकाश का प्रकीर्णन हम पहले क्या कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं, जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलकर वायुमंडल में प्रवेश करती है तो धूल या मिट्टी के कणों के धूल या मिट्टी को कणों में उपस्थित होने के कारण, वायुमंडल में उपस्थित होने के कारण प्रकाश की किरण उससे क्या होती है, टकरा जाती है, और टकराने से क्या होता है, प्रकाश बिखर जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये हम बात पहले पढ़ा चुके हैं, ये छोड़ देते हैं, है ना। जो पढ़ा चुके दोबारा उसको पढ़ाने में फिर मज़ा नहीं आता है ना, नया नया चीज़ पढ़ाने में मज़ा आता है। चलिए देखिए अब क्या है, कोलाइड। कोलाइड क्या है बाबू, तो कोलाइड क्या है, तो कोलाइड जो वर्षा की बूंदें अटक जाती है ना वायुमंडल में, उसी को कोलाइड कहते हैं, है ना। लिखिएगा, किसी माध्यम में छोटे छोटे कण, किसी माध्यम में छोटे छोटे कण फंसे या निलंबन होते हैं, इस माध्यम को कोलाइड कहते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण फंसे या निलंबन होते हैं, इस माध्यम को कोलाइड कहते हैं, है ना। कोलाइड किसे कहते हैं बाबू, किसी माध्यम में छोटे छोटे कण, किसी माध्यम में छोटे छोटे कण फंसे या निलंबन होते हैं, इस माध्यम को कोलाइड कहते हैं। जैसे दूध, है ना, जैसे दूध, धुआं, जैसे बाबू दूध, धुआं, इन्हें इत्यादि कर दीजिए, जैसे दूध और धुआं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण फंसे या फंसे, निलंबन को कहते हैं फंसना, फंसे या निलंबन होते हैं, उस माध्यम को कोलाइड कहते हैं। किसी माध्यम में छोटे छोटे कण निलंबन या फंसे होते हैं, उस माध्यम को कोलाइड कहते हैं। मतलब जो भी कण वायुमंडल में या कहीं भी कोई फंसा हुआ है, मैंने नीचे नहीं गिर रहा है, क्या है, ऊपर ही फंसा हुआ है, तो उस माध्यम को क्या कहते हैं, कोई दिक्कत है ना। तो देखिए दूध में क्या होता है, दूध में दो प्रकार का चीज़ रहता है, एक पानी रहता है, एक चिट्ठी रहता है। अरे दूध का कण होता है, दूध में कण होता है बाबू, लेकिन वो बेचारा पानी में क्या है, फंसा हुआ है, बैठ नहीं पा रहा है, नहीं बैठता है, तो नहीं बैठता है तो निलंबन की प्रक्रिया कर रहा है, वहाँ पर जो है निलंबन हो रहा है, बेचारा दूध का कण फंसा हुआ है पानी में, और फंसने की क्रिया को तो क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। तो दूध उसी का उदाहरण है, दूध, धुआं उसी का उदाहरण है ना। अब लिखिएगा बाबू अगला लिखिएगा टिंडल प्रभाव, अगला लिखिएगा टिंडल प्रभाव। ये भी आई है बाबू, ये भी आई है, बहुत बार पूछा है, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, टिंडल प्रभाव, ये भी आई है ना। जितना भी आ रहा है सब भी आई है, टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है, टिंडल प्रभाव क्या है, तो टिंडल प्रभाव किसे कहते हैं, तो ही जो कण वायुमंडल में फंसे होते हैं ना, या जो कण कोलाइड के माध्यम से फंसे होते हैं, कोलाइड में फंसे होते हैं माध्यम में, वहाँ से प्रकाश के क्या हो जाए, प्रकीर्णन हो जाए, प्रकाश के क्या हो जाए, बिखेर दे, प्रकाश को बिखेर दे, प्रकीर्णन कर दे, तो उसको कहते हैं टिंडल। नीचे दूध है, अब दूध में लाइट आप मारते हैं तो हाँ तो प्रकाश का बिखरेगा ना, तो उस बिखेरने की जो वहाँ पर जो कण वहाँ पर प्रकाश की किरण क्या कर रहा है, बिखेर रहा है, उस प्रभाव को क्या कहते हैं, टिंडल। लिखेगा, कोलाइडी माध्यम में फंसे कणों से, कोलाइडी माध्यम में फंसे कणों से
कोलाइडी माध्यम में फंसे कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। कोलाइडी माध्यम में फंसे कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। कोलाइडी माध्यम में फंसे कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं, है ना। कोलाइडी माध्यम में फंसे कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। कोलाइडी माध्यम में फंसे कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं बाबू, उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। लिखे, उसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब लिखिएगा आकाश का रंग, हेडिंग डालिएगा, आज खत्म कर देते हैं बाबू, है ना। आकाश का रंग, आकाश का रंग कैसा होता है बाबू? नीला होता है। काहे होता नीला भाई? तो अभी तुरंत पता चल जाएगा, आकाश का रंग नीला क्यों होता है। VVI क्वेश्चन भी है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, आकाश का रंग नीला क्यों होता है, ये VVI क्वेश्चन भी है आपका 10th में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। आकाश का रंग नीला क्यों होता है? देखिए सूर्य का प्रकाश है, ये सूर्य है, और ये हमारा, ये हम हैं, इसी में हम क्या करते हैं, इसी पृथ्वी पर रहते हैं, मन और नीचे करते हैं। ये पृथ्वी है और ये हमारा वायु मंडल है। और नीचे लेते हैं, ये ले लेते हैं, और ये हमारा वायुमंडल है। कोई दिक्कत? अब यहाँ से बेचारा प्रकाश की किरण निकला, तो यहाँ से तो निकलता है, तो देखिए प्रकाश हमको सुबह का किरण क्या दिखता है? लाल नहीं दिखता है। शाम का किरण कैसा दिखता है? लाल। और दोपहर में देखते तो एकदम उज्जर दिखता है। दिखता है कि नहीं दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है, पहले ही बताइए। दिखता है ना? तो क्यों दिखता है? तो देखिए यहाँ से यहाँ देखते हैं, यहाँ से मान लेते हैं और इसको और नीचे करते हैं, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, फिर अगर छोटा हो जाता है मज़ा नहीं आएगा। इसको जितना चाव से लेकर पढ़िएगा ना उतना अच्छा लगेगा, लेकिन कुल करता क्या है, इसको रट लेता है, और रटने से समझ में तो आता नहीं है, और रटा हुआ चीज़ ज़्यादा दिन चलता नहीं है ना। सच्चाई आप अभी रट लीजिए, कल परसों याद रहेगा, चौथा रोज भुला जाइएगा। रटा हुआ चीज़ याद नहीं रहता, लेकिन जो एक बार समझ लिए तो जिंदगी भर के लिए काम हो गया, है ना। देखिए ये है वायुमंडल। अब यहाँ से प्रकाश की किरण निकला, मान लेते हैं प्रकाश की किरण निकला, ये प्रकाश निकला, मान लेते हैं ये प्रकाश निकला, तो प्रकाश यहाँ से निकला है, तो यहाँ तो बहुत सारा किरण निकलेगा, नहीं निकलेगा? प्रकाश की किरण क्या होगा, यहाँ पर निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ तो आया। अब वायुमंडल में आने के कारण अब इसका क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, क्या होगा, प्रकीर्णन। अब ये प्रकीर्णन होगा, तो देखिए प्रकीर्णन में तो लमसम श्वेत प्रकाश में कितना रंग होता है? 7 रंग होता है। तो 7 रंग में लमसम लगभग रंग का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन होता है। लगभग लमसम रंग का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन। सब वायुमंडल में क्या होता है, छितरा जाता है। वायुमंडल में क्या होता है, छितरा जाता है। और सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, तो ब्लू रंग का। क्या होता है प्रकीर्णन, ब्लू रंग का। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, ब्लू रंग का। सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन किसका होता है, सबसे ज़्यादा ब्लू रंग का। आकाश कैसा दिखता है, अरे नीला दिखाई देता है ना, ब्लू दिखाई देता है ना। तो वायुमंडल में यहाँ से निकलता है श्वेत प्रकाश बेचारा ही, लेकिन वायुमंडल में हमारा इतना ज़्यादा धूल कण मौजूद है, इतना ज़्यादा थी है कि बेचारा लमसम ब्लू और नारंगी, थोड़ा सा नारंगी रंग का भी, ब्लू रंग का इतना ज़्यादा ही प्रकीर्णन कर देता है, इतना ज़्यादा प्रकीर्णन कर देता है कि आकाश हमें कैसा प्रतीत होता है, प्रकीर्णन के कारण। यहाँ जो वायुमंडल, ये आसमान नीला नहीं होता, लेकिन सूर्य के प्रकाश जो निकलता है ना, इसमें वायुमंडल में क्या होता है कि ये तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रकीर्णन होता है किसका होता है,
ब्लू रंग का। अब अभी आप गौर कीजिए, होली उली में आप खेलते होंगे अबीर उबीर, तो जब अबीर उड़ाते हैं तो लाल रंग का उड़ाते हैं, तो वहाँ पर लाल रंग का वातावरण दिखाई देता है कि नहीं? अरे धूल में कैसा दिखाई देता है? लाल रंग का दिखाई देता है। पीला उड़ाते हैं तो पीला रंग का दिखाई देता है, ये देता है दिखाई। तो यहाँ पर भी वही है। अब यहाँ पर उड़ रहा है नीला रंग, उड़ रहा है ब्लू रंग, तो दिखाई देगा काला? नहीं दिखाई देगा काला, कौन रंग दिखाई देगा? ब्लू ही दिखाई देगा। इसलिए हमें आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? ब्लू दिखाई देता है। पता चला कि नहीं चला? पहले ये बताइए, हाँ या नहीं। आप होली में अबीर उड़ाते हैं या कोई भी गुलाल उड़ाते हैं, तो जहाँ तक उड़ाते हैं आपकी कैपेसिटी जितना रहेगा उतने क्षमता कीजिएगा। तो मान लेते हैं कि इतना दूर पर हम उड़ाए, तो इतना दूर का जो वायुमंडल होगा कैसा दिखाई देगा? जो रंग का उड़ाइएगा वही रंग का दिखाई देगा। तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में इतना ज़्यादा ब्लू रंग का प्रकीर्णन हो गया यहाँ से वायुमंडल में आने के, वायुमंडल में धूल के कारण या मिट्टी के कारण इसका ब्लू रंग का इतना ज़्यादा क्या हो गया, प्रकीर्णन हो गया, फैल गया इतना ज़्यादा ब्लू रंग कि हमको आसमान कैसा दिख रहा है? ब्लू ही दिख रहा है नहीं? तो लिखिएगा, लिखिएगा, लिखिएगा। जब प्रकाश की किरण सूर्य से निकलकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सूर्य से निकलकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सूर्य से निकलकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सूर्य से निकलकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो हमारे वायुमंडल में कई छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। जब प्रकाश की किरण सूर्य से निकलकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो हमारे वायुमंडल में कई छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। तो हमारे वायुमंडल में कई छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं जो प्रकाश से आने वाली किरणों को ब्लू रंग को चारों तरफ प्रकीर्णन कर देते हैं। जब प्रकाश की किरण सूर्य से निकलकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो हमारे वायुमंडल में कई छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं जो प्रकाश से आने वाली किरणों को ब्लू रंग को चारों तरफ प्रकीर्णन कर देता है, चारों तरफ फैला देता है, प्रकीर्णन कर देता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। लिखे, जब प्रकाश की किरण सूर्य से निकलकर हमारे वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो हमारे वायुमंडल में कई छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं जो प्रकाश से आने वाली किरणों को प्रकाश आने वाली ब्लू रंग को चारों तरफ प्रकीर्णन कर देता है, जिसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। अच्छा, ये तो नीचे ही देखने पर ना आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, लेकिन कोई व्यक्ति वायुमंडल में गया हो तब कैसा दिखाई देगा? कोई व्यक्ति वायुमंडल में गया हुआ तब कैसा दिखाई देगा? तो उसको काला दिखाई देगा। उसको क्या अरे ये हमारे वायुमंडल को मैंने नीला दिखाई दे रहा है, क्योंकि वायुमंडल में क्या होल है, नीला रंग का क्या हो गया है, ब्लू रंग का क्या हो गया, प्रकीर्णन हो गया है, तो हमको वायुमंडल नीला दिखाई दे रहा है। लेकिन कोई व्यक्ति ऊपर गया हुआ है और ऊपर से देख रहा है वायुमंडल को देख रहा है, तो कैसा दिखाई देगा? काला। कैसा दिखाई देगा? काला। तो लिखिएगा अगला पॉइंट, जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है वहाँ पर वायुमंडल काला दिखाई देता है। जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है वहाँ पर वायुमंडल काला दिखाई देता है। जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है वहाँ पर वायुमंडल काला दिखाई देता है। जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है वहाँ पर वायुमंडल काला दिखाई पड़ता है। जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है वहाँ पर वायुमंडल काला दिखाई देता है। लिखे,
अब आइए तो सूर्य का रंग अंतिम पॉइंट है बाबू, चैप्टर खत्म इन होने का अंतिम अथी है। सूर्य का रंग, सूर्य का रंग देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारा क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। ये हम ऐसे लिख देते हैं, गोलाकार का पढ़ देते हैं, ये हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी पर सूर्य यहाँ निकलता है बाबू, यही निकलता है ना, और सूर्य यहाँ क्या होता है, डूबता है ना, डूबता है। तो देखिए और दूर लेते हैं, ये डूबता है, देखिए क्या होता है, ये सूर्य, अच्छा सुबह का सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है, लाल, और शाम में सूर्य कैसा दिखाई देता है, दोपहर में सूर्य कैसा दिखाई देता है, उजला। देता है कि नहीं देता? ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम रोज़ अपने दैनिक जीवन में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्यों लाल दिखाई देता है, रीजन क्या है? तो यहाँ अच्छा, तो सूर्य क्या होता है, लाल होता है, सूर्य उजला हो है, काहे दिखाई देता है लाल? तो यहाँ तो प्रकाश की किरण निकलता है, लेकिन इसका दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है, और दूरी ज़्यादा होने की वजह से प्रकाश की किरण वायुमंडल में क्या करता है, प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के कारण इसका लमसम सारे रंगों का क्या हो जाता है, प्रकीर्णन हो जाता है। लमसम जितना रंग आता है ना, सब रंगों का क्या होता है, केवल लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। हम लिखाए थे सबसे कम विचलित रंग कौन सा है, लाल। सबसे ज़्यादा तंगदर्ज किसका है, लाल। तो लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। इसलिए सूर्य हमें, सुबह का सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है, क्योंकि प्रकीर्णन तो लाल रंग का नहीं हुआ है जी, बाकी सब रंग का प्रकीर्णन हुआ, लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। और कम होने की वजह से जब लाल किरण मेरे आँखों तक पहुँचेगा, मेरे आँखों तक लाल किरण पहुँचेगा, तो हमको हरियर थोड़ी दिखाई देगा, लाले दिखाई देगा। अब यहाँ से बेचारा सूर्य क्या होता है, उगता है, यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से सुबह उगा, फिर उगते उगते कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, बीच में आया। यहाँ पर क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी क्या हो जाती है, कम। यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या होती है, ज़्यादा होने की वजह से लमसम इसमें सारे रंग का प्रकीर्णन हो जाता है, केवल लाल और थोड़ा सा नारंगी छोड़ के। लेकिन नारंगी का भी बहुत हद तक प्रकीर्णन हो ही जाता है, केवल लाले रंग बचता है। इसलिए सूर्य हमें कैसा दिखाई देता है, लाल। अब यहाँ से सूर्य उगा और यहाँ पहुँचा, जब ये 12-1-2 का बीच का, 12-1-2 का बीच का ही घटना है। जब यहाँ पर पहुँचा तो यहाँ पर सूर्य और पृथ्वी की दूरी क्या हो जाती है, कम, और उतना प्रकीर्णन नहीं हो पाता है जितना कि यहाँ पर प्रकीर्णन ज़्यादा होता है। यहाँ पर लमसम प्रकीर्णन बहुत कम होता है। क्या होता है, सभी रंगों का प्रकीर्णन क्या होता है, बहुत कम होता है। सभी रंगों का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, और सब रंग एक साथ पहुँच जाता है। और सब रंग एक साथ पहुँचेगा तो हमको सूर्य का प्रकाश कैसा दिखाई देगा, उजला, क्योंकि श्वेत रंग हो गया ना, श्वेत रंग हो गया ना। तो श्वेत हमको जब हमारे आँखों पर श्वेत रंग पड़ेगा तो ये तो श्वेत ही दिखाई देगा। अब यहाँ से चला, इधर आया, फिर यहाँ से पृथ्वी और सूर्य की दूरी क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ से प्रकीर्णन फिर ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ पर इस हद तक प्रकीर्णन हो जाता है कि केवल कौन बच जाता है, लाल बच जाता है। और बचेगा लाल तो हमको हरिया थोड़ी दिखाई देगा, लाले दिखाई देगा, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देगा कि नहीं देगा। चलिए तो पहले लिखिएगा, सुबह और शाम में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होने के कारण सुबह और शाम में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होने के कारण सुबह और शाम में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होने के कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन इस हद तक हो जाता है कि सुबह और शाम में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होने के कारण
सूर्य से आने वाले प्रकाश के किरणों का प्रकीर्णन इस हद तक हो जाता है कि उसमें से लगभग सारे रंग बाहर निकल आते हैं, केवल लाल या कुछ अंश नारंगी रह जाता है। सुबह और शाम में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होने के कारण सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन इस हद तक होता है कि इसमें से लगभग सारे रंग बाहर निकल जाते हैं, केवल लाल या कुछ अंश नारंगी रह जाता है, जिसके कारण सूर्य हमें लाल दिखाई पड़ता है। हो गया। सुबह और शाम में सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी अधिक होने के कारण सूर्य से आने वाले प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन इस हद तक हो जाता है कि उसमें से लगभग सारे रंग बाहर निकल जाते हैं, केवल लाल या कुछ अंश नारंगी रह जाता है, जिसके कारण सूर्य हमें लाल दिखाई पड़ता है। देखिए, आपका मानव नेत्र पूरी तरीके से क्या हो गया है, खत्म हो गया। द एंड है न, मानव नेत्र पूरी तरीके से खत्म हो गया है न। घर पर जाके इसको दम भर क्या कीजिए। आप चौथा क्लास में क्या कर दिए हैं, ख़त्म कर दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है न। जम के घर पर जाके क्या कीजिए, इसको जरा पढ़िए है न, मेहनत कीजिए। कल से मिलेगा आपको केमिस्ट्री। क्या मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी बाबू, है न। रसायन शास्त्र मिलेगा बाबू, ठीक है। 3 चैप्टर हो गया ना फिजिक्स, तो कल से आपको मिलेगा रसायन शास्त्र, है न। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है बाबू। धन्यवाद।